नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो। और आज हम डिस्कस करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम है, जो न्यू नोटिफिकेशन आने वाला है उसके बारे में। और ख़ासकर उसका जो सिलेबस है, किस हिसाब से हम प्रिपेयर करें, किन सोर्सेज का इस्तेमाल करें। और देखो, तैयारी करने का मज़ा तब है ना कि आप कम से कम रिसोर्स को अधिकतम आउटपुट उससे प्राप्त करें, यानी कम से कम रिसोर्स लेके आप बढ़िया से बढ़िया तैयारी करें, तभी बेनिफिट है। वरना आप 10 किताबें पढ़ें, 15 किताबें पढ़ें और आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तो कॉस्ट बेनिफिट मुझे नहीं लगता है ना। तो आज हम बात करेंगे इसी सिलसिले में कि इसका सिलेबस क्या है, किस टाइप से एग्ज़ाम होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, नोटिफिकेशन कब तक आएगा और कितनी कट ऑफ रहने की संभावना है, किन किताबों का उपयोग करें कि हमारा एग्ज़ाम बड़े आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करते हैं। तो नोटिफिकेशन काफ़ी टाइम हो गया है वेट करते करते, है ना। और मतलब कह सकते हो कि ये आपका फरवरी के आसपास आ जाना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम जो हुई वो ये है कि भर्ती एजेंसी पहले एनटीए इसका एग्ज़ाम कराती थी, हाँ। फिर उसमें भाई पेपर लीक मामला हुआ। एक तो नेट जेआरएफ यूजीसी नेट 2024 आई थिंक, जो जून में एग्ज़ाम हुआ था वो लीक हो गया। उसके अलावा और भी इस पर कई सारे आरोप लगे, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बार डिसाइड किया है कि एनटीए से एग्ज़ाम नहीं कराएंगे। लेकिन अभी उसने ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि एग्ज़ाम कौन सी एजेंसी कराएगी या वो स्वयं कराएगा। मुझे लगता है कि नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट को स्वयं ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना चाहिए। एक तो ये बात हो गई। तो अधिचायन करीब 372 पद आरओ और 100 पद एआरओ के कुल मिलाकर के 472 पदों का अधिचायन प्राप्त हो चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट को। ठीक है कि 472 पदों की भर्ती करनी है। अधिचायन आ जाना इसका मतलब नोटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। और जैसे ही एक चीज़ और समझ लेना कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई वैकेंसी तो सालों साल से आ रही है, अभी तक नहीं आ पाई ना, क्या ही हम तैयारी करें। तो मेरे भाई एक चीज़ समझ लो कि जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज हो गया, उसके 2 से 3 महीने के अंदर अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम करा लेगा। ये हमेशा मान के चलना है कि नोटिफिकेशन आने भर की देर है, एग्जाम प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, 6-8 महीने में आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान दें। कौन सी भर्ती एजेंसी होगी, कब नोटिफिकेशन आएगा, ज़्यादातर यही होगा कि नोटिफिकेशन आपका मई जून, है ना। तो ये कह सकते हो बहुत लीस्ट है। मेरे हिसाब से अप्रैल मई में आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, इतना होल्ड नहीं रखेगा। पहली बात हो गई। दूसरी बात, मान लिया नोटिफिकेशन आ जाता है, फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, तो सिलेबस क्या है? ठीक है, सबसे मेन चीज़ तो यही है, क्योंकि इसी को हमको लेके आगे पढ़ना है। तो देयर शैल बी सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, ठीक है, कंसिस्टिंग 2 पार्ट्स, यानी सिंगल स्टेज एग्जाम होता है और 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक से दूसरे पार्ट के बीच में 15 मिनट का आपको टाइम मिल जाता है। कुल मिलाकर के अगर हम सिलेबस की बात करें, है ना, तो पार्ट फर्स्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और कंप्यूटर सीबीटी एग्ज़ाम होता है, यानी आपको कंप्यूटर पर बैठ के एग्ज़ाम देना है। सीबीटी टोटल नंबर, यानी टोटल एमसीक्यू होते हैं 200, मैक्सिमम मार्क्स 200। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स हैं और समय है 3 घंटे, यानी 180 मिनट का आरओ का। ओके, नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी प्रकार की और कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, यानी कट ऑफ इसी से डिसाइड होगी। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है ना, वो सेकेंड पार्ट, पहली चीज़ तो ये एग्ज़ाम जो होगा वो हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में होगा। ठीक है, लेकिन ये जो है ना कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ये इंग्लिश में होगा सिर्फ। ओके, और ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। 50 मैक्सिमम मार्क्स होंगे, 20 मिनट का टाइम होगा। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, यानी 25 मार्क्स आपको 50 में आने ही चाहिए आगे बढ़ने के लिए, अन्यथा ये यहीं से समाप्त हो जाएगा। अगर 24 नंबर आए तो ख़त्म। और मिनिमम जो टाइपिंग स्पीड होगी ना, वो 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगी इंग्लिश टाइपिंग। यानी ये जो 50 मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, इनके लिए आपको मिनिमम 25 टाइपिंग स्पीड रखनी पड़ेगी। एक तो ये बात हो गई, और ये इंग्लिश टेस्ट होगा। अब इसमें लेटर राइटिंग हो सकता है, ऐसे राइटिंग हो सकता है, समथिंग। ओके, तो ये एक ही पार्ट में होगा, यानी सिंगल स्टेज एग्जाम होगा। एक दिन में ये दोनों चीज़ें कंडक्ट हो जाएंगी, दोनों के बीच में 15 मिनट का समय होगा। ओके, बात समझ में आ गई ना।
3 घंटे ये 20 मिनट का ये, कुल मिला करके 200 मिनट में सारा काम क्लियर हो जाएगा। 15 मिनट आपको बीच में थोड़ा गैप मिलेगा। तो बात समझ में आ गई ना किस स्टेज में कैसे क्या होगा है। ठीक है, टाइपिंग स्पीड क्या चाहिए और फर्स्ट फेज में क्या होगा, यानी पार्ट फर्स्ट में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा। अब आते हैं पार्ट फर्स्ट के सिलेबस के बारे में। तो पहली चीज तो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे, यानी एक प्रश्न पूछा उसके 4 विकल्प, आपको सही विकल्प का उत्तर देना है। अगर सिलेबस की बात करें, है ना, क्या है इसका सिलेबस, तो नंबर 1 पे आता है जनरल साइंस। ठीक है, नंबर 1 पे क्या आएगा, जनरल साइंस। अब इसके लगभग 15 से 20, कभी कभार 25 से 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसमें आपका फिजिक्स होगा, इसमें आपका केमिस्ट्री होगा, इसमें आपका बायोटेक होगा, है ना। ज्यादातर क्वेश्चन बायो से होंगे, फिजिक्स के करीब 4 से 7 क्वेश्चन और केमिस्ट्री से 2 से 5 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाएंगे। बाकी सारे क्वेश्चन आपके बायोटेक्नोलॉजी बायो से होंगे। अब बायो में जैसे विटामिन हो गए, है ना, और कार्बोहाइड्रेट, वसा, उसके अलावा स्पीसीज के बारे में और नई नई दवाएं, टेक्नोलॉजी के बारे में, इससे रिलेट करके क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड जो टॉपिक है आपका वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब जब हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो कंप्लीट हिस्ट्री की बात करेंगे, एंशियंट, मिडवल, मॉडर्न, ओके। और इंडियन नेशनल मूवमेंट को अलग से यहाँ क्रिटिसाइज किया गया है, तो इसका मतलब इससे करीब 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ इससे होंगे। और बाकी जो 12-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन होंगे वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एंशियंट इंडिया। अब एंशियंट इंडिया में देखो मोटा मोटा पढ़ना क्या है, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है, स्टोन एज में थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है, ओके। इंडस वैली सिविलाइजेशन को आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और फैक्चुअल एग्जाम होगा, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आपका आ जाएगा वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के 2 पार्टीशन है, ऋग्वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक पीरियड। उसके बाद आपका महाजनपद काल आएगा। महाजनपद काल में उसी समय 2 धर्मों का उदय होता है, जैन और बौद्ध धर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद आपका मगध साम्राज्य का उत्कर्ष आ जाएगा, और उसमें जो सबसे बड़ा वंश हम पढ़ेंगे वो मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के बाद फिर विदेशी आक्रमण भारत पे शुरू होते हैं, हुण, कुषाण, शुंग, है ना, ये सारे लोग आते हैं। तो इसमें कुषाणों का इतिहास थोड़ा महत्वपूर्ण है, आंध्र सातवाहनों का इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा वो देख लेंगे। कल्चर के लिहाज से ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। देन आपको गुप्त पीरियड में पढ़ना है, तो बस स्त्री प्राचीन भारत में बस इतना। मध्यकालीन भारत में जब जाएंगे तो आपका सल्तनत एज पढ़ेंगे। सल्तनत में आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोदी, और इसी में आप थोड़ा सा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के बाद सीधे मुगल। मुगलों में सबसे ज्यादा जो पढ़ना है बाबर का आगमन। हुमायूं का बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता, अकबर पे फोकस करना, उसकी नीतियों के बारे में, उसकी प्रशासनिक स्ट्रक्चर, उसने धर्म के क्षेत्र में जो काम किया, है ना, उसने जो युद्ध लड़े, मोटा मोटा पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको यहाँ से तैयार करनी है। देन औरंगजेब, शाहजहां, है ना, जहांगीर, इनका कल्चरल जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में क्वेश्चन होगा। देन आप मूव कर जाना आधुनिक भारतीय इतिहास में। आधुनिक भारत के इतिहास में आपका ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनियों का आगमन, यानी यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन किस क्रम में होता है, कौन सी कंपनी कैसे कहाँ पे क्या करती है, कहाँ पर कोठी खोलती है, कहाँ पर अपनी सेना रखती है, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, आप 1757 तक जाएंगे, उसके बाद 1857 का मूवमेंट पढ़ेंगे। देन आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट में आ जाओगे, 1885 कांग्रेस का गठन। देन 1905 बंगाल विभाजन, 1919 में गांधी जी का भारतीय राजनीति में पदार्पण, देन गांधीवादी चरण। तो कुल मिलाकर के अगर आप एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो चीज़ें बड़ी, है ना, आसानी से आएंगी। इसके लिए सोर्स अगर आप उपयोग करना चाहते हैं, कक्षा 6, 7, 8 की एनसीईआरटी, कक्षा 12 के तीनों पार्ट, इतना कर लोगे तो आई एम श्योर कि अगर 40 क्वेश्चन पूछे गए तो 25 से 30 क्वेश्चन आप करने के हक में रहोगे। अगर सिंगल स्टेज में जाना चाहते हो तो दृष्टि पब्लिकेशन की जीके जनरल नॉलेज सामान्य अध्ययन की एक बुक आती है, उसमें ये सारी चीजें आपको बड़े इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। कहीं नहीं जाना, बस उतना पढ़ लेना है, देन प्रैक्टिस करना है। ओके, उसके बाद इंडियन पॉलिटी। अब इंडियन पॉलिटी वाला जो सेक्शन है ना, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर एक में ही रख दिया है। अब इंडियन पॉलिटी वाले सेक्शन में आपको क्या करना है, आपको पहले बेसिक यानी संविधान का निर्माण, संविधान के सोर्स, निर्माण जब हुआ तो हमने ब्रिटेन से क्या लिया, अमेरिका से क्या लिया, है ना, अदर देशों से हमने क्या क्या लिया, क्या कौन सी चीज़ें हमने अपनाई, उसके बारे में, संविधान सभा का गठन कैसे होता है। ठीक है,
कुछ प्रमुख सदस्यों के बारे में, जैसे बी आर अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी लास्ट फेज में मिलेगा और पॉलिटी में भी मिलेगा। देन आप मूव कर जाना, संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान का निर्माण हो गया। अब संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां, है ना, और आर्टिकल्स। अब आर्टिकल में जाओगे तो पहले तो आपका प्रस्तावना पढ़ लेना। प्रस्तावना पढ़ने के बाद आप फोकस करना फंडामेंटल राइट्स पे। फंडामेंटल राइट्स के बाद आप चले जाना डीपीएसपी, डीपीएस के बाद संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इन चीज़ों को बहुत कायदे से देखना है आपको। ओके, जब इन चीज़ों को आप सारा समझ लेंगे तो देन आप पंचायती राज, है ना, इंस्टीट्यूशनल बॉडी, इन सब पे फोकस करना। बस इतने से ही आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स को विशेष फोकस देना, 3-4 क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे। उसके बाद इकोनॉमी, इकोनॉमी आपको बेसिक तैयार करना है, ठीक है। इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन के दौर में इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, करंट अफेयर्स में कोई मुद्दा आता है, कुछ संगठनों का गठन होता है, नीति आयोग, योजना आयोग, इनके सबके बारे में पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेट करके क्वेश्चन आएगा। वर्तमान डेवलपमेंट इकोनॉमी के फील्ड में जीडीपी, जीएनपी, इसका मुद्रा एवं बैंकिंग, थोड़ा थोड़ा कल्चर के फेज में जो वही हिस्ट्री वाला पोर्शन है वही पूछा जाएगा, तो उसको देख लेना। इंडियन एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर वाला पोर्शन चाहे इकोनॉमी में पढ़ो, ज्योग्राफी में पढ़ो, इन्वायरमेंट में पढ़ो, सारा कॉमन है। कॉमर्स एंड ट्रेड, ये आपको इंडिया एंड स्टेट लेवल, पॉपुलेशन, जनसंख्या, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, अर्बनाइजेशन, है ना, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, मतलब सीधी सी बात है, पॉपुलेशन, जनसंख्या, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, अर्बनाइजेशन, नगरीकरण, ये सब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। आप दूर नहीं जाना है कि वैश्विक पढ़ने लगो, साउथ ईस्ट एशिया पहुंच जाओ, दुनियादारी में पहुंच जाओ। बस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है आपको और बेहतर तरीके से तैयार करना है। बस इकोलॉजी, पॉपुलेशन से क्वेश्चन कम आते हैं, अर्बनाइजेशन से क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं, खासकर जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, शहरी आवास, ग्रामीण आवास, जल की समस्या, प्रदूषण, पर्यावरण, इन सब के बारे में आपको ठीक से तैयारी करनी है। कुछ प्रमुख एक्ट्स हैं, संशोधन हैं, सुधार हैं, उनके बारे में और आराम से तैयार कर लेना है। कुछ अगर कोर्ट के डिसीजंस हैं उनको। वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, तो अगर 20 क्वेश्चन आए तो 10 वर्ल्ड ज्योग्राफी से आएंगे और 10 इंडियन ज्योग्राफी से आएंगे। अब इंडियन ज्योग्राफी का एरिया बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं है। एक तो प्राकृतिक भूगोल आपका पढ़ना है, नदियाँ, पहाड़, है ना, पर्वत, पठार, इन सब के बारे में पढ़ना है, मिट्टियों के बारे में पढ़ना है, एग्रीकल्चर यानी कृषि वाला चैप्टर पढ़ना है, भूमि सुधारों के बारे में आपको देखना है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ है परिवहन का, आपको देखना है, ट्रांसपोर्टेशन का, वो इकोनॉमी में भी मिलेगा और ज्योग्राफी में भी मिलेगा। नदियों वाले अफवाह तंत्र से, ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मिट्टी वाले चैप्टर से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। फसलों के बारे में, रबी, खरीफ, जायद की फसलों के बारे में, कौन सी फसलों का उत्पादन कहाँ होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आपका ज्योग्राफी हो जाता है। देन करेंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इवेंट। अब करंट अफेयर्स मान लिया 200 क्वेश्चन पूछे गए तो 25 से 30 करंट अफेयर्स के होंगे। कभी कभार ये आंकड़ा 40 से 50 क्वेश्चन का पहुंच जाता है ना। अब क्या करना है, करंट अफेयर्स अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। कम से कम नोटिफिकेशन यानी एग्जाम डेट के 6 महीने पहले का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स पढ़ने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप न्यूज़पेपर पर डे पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो सारी चीज़ों के आपको नाम क्लियर रहेंगे। और जब भी कोई नया टॉपिक आप दिखाई देगा आपको, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो आप मैगजीन में पढ़ रहे हो, तो आपको चीज़ें बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। हमें चीज़ें इसलिए आसानी से क्लियर नहीं होती क्योंकि हम उसका प्रयास नहीं करते हैं और हम अपनी तैयारी को इतना टफ बना देते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता हम करें क्या, कैसे प्रिपेयर करें, किन चीज़ों को पढ़ें, किन चीज़ों को छोड़ें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन चीज़ों को छोड़ा जाए और किन चीज़ों पे अपने आप को फोकस किया जाए। अगर इन चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दोगे ना, तो फिर आप एग्ज़ाम तो ओरिएंटेड हो ही नहीं पाओगे, बस आप सब्जेक्ट के टीचर बन जाओगे। तो ये बात का विशेष ध्यान देना है ना। और इन चीज़ों को कर लोगे ना भाई, तो ये 100% मान के चलिए आपका एग्ज़ाम तो नहीं ही रुकेगा। आप अच्छी मार्जिन के साथ कट ऑफ क्लियर कर ले जाएंगे। ओके, देन आते हैं अगली बात पे। आगे क्या है,
फिर जनरल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड का मतलब सामान्य अभिवृत्ति, उसके बारे में। सोशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग, सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश। कुल मिलाकर के ये जितना ये दो वाले टॉपिक हैं यूपी स्पेशल आप पढ़ोगे, CIEL यूपी स्पेशल पढ़ लोगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये यूपी स्पेशल से ही है ना। जैसे आप UPPSC की तैयारी करते हैं, जैसे आप UPPSC RO की तैयारी करते हैं, वही एज इट इज है, कुछ अलग नहीं है, उस टाइप से पेपर बनाता है। अब यहाँ पर क्या चीज़ें आती हैं, नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी आप ग्रेजुएशन लेवल। अब कुल मिलाकर के जनरल हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश के लगभग 10-10 क्वेश्चन होंगे। और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, क्योंकि इसमें CCC और O लेवल की डिमांड की जाती है। या तो आप CCC करके आए हो या O लेवल करके आए हो ग्रेजुएशन में, या तो आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया हो या कंप्यूटर साइंस बीटेक वगैरह किया हो, तो CCC O लेवल की ज़रूरत नहीं है। मान लिया आपने BSc किया है या BA किया है या BCom किया है, ओके, तो आपको उसके साथ साथ या तो CCC हो आपके पास या O लेवल का सर्टिफिकेट हो, सॉरी डिप्लोमा हो, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जब CCC पढ़ते होगे, O लेवल की तैयारी करते होगे, जनरली या तो डोएक नीलेट से तो फर्जी भी हो जाता है कि नहीं पढ़ने गए, नकल के माध्यम से आप पास हो गए। लेकिन मेरा ये कहना है इन चीज़ों को तैयार कर लो, पढ़ लो, समझ लो, तो चीज़ें बहुत आसानी से आपको यहाँ पर काम आ जाएंगी। अब इनमें से जितने हमने टॉपिक बताए, इनमें से अगर 10 टॉपिक मैंने बताए, 10 में से अगर आप 7 अच्छी तरीके से तैयार कर लें तो आपका एग्जाम कोई नहीं रोक सकता। समझ में आई बात? तो पहले उन टॉपिक पे फोकस करो जो आपके बहुत अच्छे हैं, जिनको आपको पढ़ने में मन लगता है, उन टॉपिक पे अपना बेस बना लो, है ना। और बिना स्टैटिक पोर्शन को किए करंट अफेयर्स के भरोसे आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे, ये तो 100% मान लो। बात समझ में आई ना, कि आपने सोचा स्टैटिक पोर्शन छोड़ देते हैं, सीधे दूसरा काम करने लगते हैं, ओके, तो ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाई। आपको स्टैटिक पोर्शन को लगभग 80% स्टैटिक पोर्शन को तो तैयार करना ही पड़ेगा। तो ये पार्ट फर्स्ट हो गया, ये ऑब्जेक्टिव टाइप वाला हो गया। अब डिस्क्रिप्टिव टाइप में, जिसमें आपको टाइपिंग करनी है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है। ए कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड ए टेक्स्ट इन इंग्लिश आप अप्रोक्सीमेंटल 500 वर्ड, यानी एक आपको टेक्स्ट मिलेगा, एक पैसेज मिलेगा 500 वर्ड का, ऑन कंप्यूटर विच ही सी शैल बी रिक्वायर्ड आई रिप्रोड्यूस ऑन द कंप्यूटर, और सेम फॉर्मेट में उसको क्या करना है, टाइप करना है। बस इतनी सी बात है, कुछ नहीं है, कोई मिनिमम मार्क नहीं है। जितनी जल्दी आप कर लोगे, 25 नंबर आपको लाने हैं, 25 नंबर आ गए तो आपका मेरिट में बर्डन बढ़ जाएगा, आपकी मेरिट क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट फर्स्ट है, ये आपकी कट ऑफ डिसाइड करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया, मैंने ये बताया कि एग्ज़ाम फॉर्म जल्दी ही आ जाएंगे, आपको बस अपनी तैयारी पे फोकस करना है। फॉर्म वही भर सकता है जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा, है ना। और फॉर्म सबमिट करने यानी लास्ट डेट के पहले उसके पास डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा CCC और O लेवल का सर्टिफिकेट आपने ए ग्रेड में पास किया, B में पास किया, C में पास किया, आपने 2012 में किया, 2015 में किया, 20 में किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपके पास CCC सर्टिफिकेट हो या O लेवल सर्टिफिकेट हो, या आपने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया हो, या आपने बीटेक BE किया हो, ओके, बस इतना करना है। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का सिलेबस और आरओ का सिलेबस सेम है, एज इट इज है, दोनों का एक साथ एग्जाम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है ना। उसके बाद देखो, पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड एग्जामिनेशन ई सिंगल कैंडिडेट्स, दो सबके लिए हैं, शैल बी कंडक्टेड सिमुलेटली, ठीक है, इन ए सिंगल शिफ्ट गैप ऑफ 15 मिनट, यानी सिंगल शिफ्ट में होंगे। मान लिया 9 से 12 में होना है ना, तो 9 से 12 में ही होगा, 15 मिनट का आपको बीच में गैप दे दिया जाएगा पार्ट फर्स्ट और सेकेंड के बीच में, ठीक है, ये याद रखना। द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर इन एवरी शिफ्ट इन केस ऑफ मल्टीपल शिफ्ट और द बोथ पोस्ट शैल बी कंसिस्टेंट विद द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द एग्जामिनेशन। कहने का सीधा सा मतलब है, इसको बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं। जो लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर होगा दोनों का समान होगा, कुछ भी अंतर नहीं होगा एक शिफ्ट में, ठीक है, डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा।
इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन ऑल द पार्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आपको फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट में दोनों में अपीयर होना है। किसी में आप अपीयर नहीं हुए, आपके नंबर कितने भी हों, आप फेल हो जाओगे। रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, द क्वेश्चन पेपर ऑफ पार्ट 1 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट शैल बी बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, लेकिन पार्ट 2 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो होगा वो सिर्फ इंग्लिश में होगा। तो ये याद रखना है। फॉर द पोस्ट रिव्यू ऑफिसर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर RO नो इंटरव्यू शैल बी हेल्ड ऑन द सिलेक्शन, यानी कोई भी इंटरव्यू नहीं है, बस आपको सिर्फ क्या करना है, आपको एग्ज़ाम देना है, टाइपिंग टेस्ट देना है, आपका काम खत्म। फिर मेरिट का इंतजार करना है, जैसे मेरिट आएगी 2-3-4 महीने में ज्वाइनिंग हो जाएगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, देन आपका कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। बहुत टाइम नहीं लगेगा, बस जल्दी ही हो जाएगा। आई होप कि जल्दी हो जाए। ठीक है, जो मैंने सिलेबस बताया है इसको नोट डाउन करो, इसको समझो और इसी के बिहाफ पे आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। कोई भी सिंगल सोर्स यूज कर लो। अगर आप जीके की बढ़िया सी बुक है आपके पास 300-400 पन्नों की, उसका उपयोग कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना चाहता हूँ, तो भैया कुछ खास सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है ना, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, इसका आप एनसीईआरटी तैयार कर डालो। 100% मान के चलिए आपका एग्जाम कोई रोक ही नहीं पाएगा। ओके, तो पढ़ना एक अपना एक लर्निंग प्रोसेस सही करो, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, एक टाइम फ्रेम बनाओ कि इस टाइम फ्रेम में हमको ये सब्जेक्ट तैयार करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, सारी चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। बस चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश करो, बस अपने आप चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि वैकेंसी जल्दी आए, जल्दी से आप लोग फॉर्म भरें और जल्दी से पास होके निकलें। धन्यवाद।